Hello everybody, welcome to this new lecture in the mathematical physics series. Continuing with our discussion, हम लोग फूरियर सीरीज़ से फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर इंटीग्रल को डेवलप करना चाह रहे थे. तो उसके लिए अभी तक मैंने जो किया था फूरियर सीरीज़ जो है उसमें बेसिक दो स्मॉल चेंजेस जो किए थे, जो हमारे कोफिशिएंट्स का एक्सप्रेशन होता है. एक तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से टी के बजाय हमने -t to t शिफ्ट की थी. बेसिकली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. दूसरा जो इंटरवल है -t to t/2 टू +t/2 को भी हमने ट्वाइस के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके -t to +t, ओके. क्योंकि -t to +t का इंटरवल जो है, जब हम कैपिटल T टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो वो -∞ टू इन्फिनिटी बन जाएगा, ओके, डायरेक्टली. तो ये दो स्मॉल चेंजेस हमने किए थे. तो फिर फूरियर कोफिशिएंट्स के एक्सप्रेशन है. और एक चीज़ और की थी, मैंने कहा था ओमेगा को हम अवॉइड करेंगे, ओमा के बजाय 2π/t, और बाद में जब t को हमने ट्वाइस कर दिया तो बेसिकली π/t. तो ओमेगा की जगह π/t रख के सारे एक्सप्रेशंस को लिखा, फूरियर कोफिशिएंट्स के जो एक्सप्रेशंस हैं. और इन्हीं एक्सप्रेशंस को फिर से जो फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन जो होता है इसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, a0, an और bn की वैल्यू. तो फाइनली वी ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग लाइक दिस फॉर्म. इसमें एक जो इंटीग्रल के अंदर डमी वेरिएबल था उसका हमने नाम चेंज कर दिया, से हमने उसे x कह दिया. तो फिर ये जो अलग अलग टर्म्स थे, डीसी टर्म, कोसाइन सीरीज़, साइन सीरीज़, तो ये जो कोसाइन और साइन सीरीज़ के टर्म्स थे हम इनको एक ही टर्म में कंबाइन कर पाए थे, समथिंग लाइक cos x - t अपार्ट फ्रॉम दिस कांस्टेंट. तो ये हमने लास्ट टाइम कर दिया था, ओके. तो बेसिकली हमने ft को ft के ही टर्म्स में एक्सप्रेस किया है. अब इस वाले पार्ट को आप अभी भूल जाएं, ओके. लेटर t टेंडिंग टू 0 लिमिट में, कैपिटल T टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा. ये वाला टर्म जो है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है एक इंटीग्रल है और एक समेशन है. तो अब जब हम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी मीन्स कैपिटल T, टाइम पीरियड जो है, वो फंक्शन जिस टाइम पीरियड पे इंटरवल पे डिफाइंड है वो बेसिकली इनफाइनाइट, मतलब पूरी रेंज पे डिफाइंड है. अगर आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं, पूरे टाइम पे डिफाइंड है, ओके. बेसिकली आप अब पीरियोडिक फंक्शन का आप कंसेप्ट ही नहीं है, पूरे स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम से पूरे टाइम इंटरवल में एक फंक्शन कोई डिफाइंड है, ओके. तो होगा क्या, वी विल सी. ये इंटीग्रल आप कैपिटल T को इन्फिनिटी करेंगे तो -∞ से इन्फिनिटी का इंटीग्रल बन जाएगा, ओके. ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है. और एक और नया इंटीग्रल हमारे पास आएगा, ये जो समेशन है ये भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. एलिमेंट्री जब आप 12th लेवल पे, आपको स्कूल लेवल पे इंटीग्रेशन सिखाया जाता है तो समेशन की लिमिटिंग प्रोसेस ही आपको इंटीग्रेशन देती है. तो वैसी चीज़ यहाँ पे होने वाली है. ये जो समेशन जो है व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट में, ये समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में. और ये इंटीग्रेशन जो होगा ये एक नए वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, ओके. दिस सो आपके पास एक डबल इंटीग्रल एक्सप्रेशन आ जाएगा. ये टर्म वैनिश हो जाएगा और ft का एक्सप्रेशन आप बोले चाहे fx या खुद ft भी बोल सकते हैं, ft के टर्म में एक डबल इंटीग्रल करके आपको फिर से ft ऑब्टेन होगा, ओके. तो वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा. सो लेट्स डू दैट. तो जो चीज़ मैं लास्ट में, पिछले लेक्चर के लास्ट में डिस्कस कर रहा था, से कोई फंक्शन का टाइम पीरियड है, कुछ स्मॉल टाइम पीरियड, कंपैरेटिवली स्मॉल. तो इसमें जो फूरियर फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं 1 ओमेगा, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, इन जनरल n ओमेगा और n+1 ओमेगा. ओमेगा को हम वैसे अभी हटा चुके हैं, पर हम ओमेगा को फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे. पर ओमेगा को आप इस सेंस में ना सोचिए कि ओमेगा पहली फ्रीक्वेंसी है वो पहली फ्रीक्वेंसी. पर बेटर ओमेगा को सोचना ये है, ओमेगा बेसिकली दो फ्रीक्वेंसीज़ के बीच का डिफरेंस है. जो स्पेक्ट्रम में दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं कंजिक्यूटिव, माना उन दोनों के एम्पलीट्यूड 0 नहीं है, तो उनका जो डिफरेंस है ये n ओमेगा है एक, और अगला कंपोनेंट होगा n+1 होगा. तो इनका डिफरेंस है ओमेगा, और ओमेगा बेसिकली π/t. तो π/t का फैक्टर बेसिकली ये मेज़र कर रहा है. माना हमने टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर दिया, तो टाइम पीरियड को इंक्रीज़ करने से कैपिटल T का फैक्टर आपका बढ़ा, तो ये जो ओमेगा है ये कम हो रहा है. तो ये आप इस तरह सोचिए, ये फिगर आपका इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड था, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा. तो अब पॉइंट्स क्या आ गए, क्लोजर. ओमेगा स्मॉलर हो गया, तो पहली फ्रीक्वेंसी 0 से कंपोनेंट के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा की वैल्यू, ये यहाँ ओमेगा की वैल्यू, ये लार्ज इंटरवल था, यहाँ ओमेगा इतना स्मॉलर हो गया. 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा. अगेन इस फिगर में भी आप इसी तरह के स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं. हाँ, n ओमेगा, n+1 ओमेगा, ओमेगा, ओके, ओमेगा. और बल्कि आप लेटर स्टेप पे हम उसे डेल्टा ओमेगा बोलने वाले हैं, ओके. रिमेंबर, आप जब से इंटीग्रेशन का मोटिवेशन जो होता है आपके पास स्कूल लेवल पे कुछ इस तरीके का होता है, a से b तक किसी फंक्शन को, से फंक्शन ऑफ x को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप किसी पॉइंट को x और उसके बगल के पॉइंट को x+dx, इनिशियली इस विड्थ को आप डेल्टा x कहते हैं, और फिर लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0. अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में इस पूरे इंटरवल को डिवाइड कर दें तो डेल्टा x के बजाय आप फिर dx लिखते हैं, और वो जो समेशन है वो आपका इंटीग्रेशन में रिप्लेस हो जाता है. तो एक्जैक्टली वही स्टेप हम करने वाले हैं. अगर हम टाइम पीरियड को, जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है उसमें t फाइनाइट है, बट अगर हम t को ग्रेजुअली बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्क्रीट लोकेशंस पे ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं
या ये पॉइंट्स हैं, अब आप मैं सिंपली अगर पॉइंट्स कहूँ, एक पॉइंट 1 ओमेगा पे, एक 2 ओमेगा पे, 3 ओमेगा पे, ये जो मैंने रेड से ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसका मतलब आप इस तरह समझिए इतनी फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है इस स्पेक्ट्रम में। अगर मेरा फंक्शन ये है तो इसके इसी स्पेक्ट्रम में 0 फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, 1 ओमेगा का है, 2 ओमेगा, ये जो रेड कंपोनेंट है मिसिंग है। लेकिन अगर मैं टाइम पीरियड को बढ़ाता हूँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी भी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट होने का मतलब 0, उसके बाद ओमेगा फ्रीक्वेंसी ही है, पर इसका ओमेगा इसके ओमेगा से कम है। तो उससे क्या हो रहा है, ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके क्लोजर है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज जो है, अगेन मैंने यहाँ रेड में कलर किया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कुछ कम है मिसिंग पर कम है। फिर ओमेगा के बाद 2 ओमेगा के बीच बहुत सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा के बाद अगली फ्रीक्वेंसी सीधे 2 ओमेगा है जो प्रेजेंट है स्पेक्ट्रम में। बट नाउ यू कैन थिंक, अगर हम ओमेगा को 0 की ओर टेंड करें, ओमेगा या कैपिटल टी के टर्म्स में बात करें, कैपिटल टी को अगर मैं इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा हूँ, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। थिंक ऑफ इट दिस वे, इसमें तो केवल ये वाली फ्रीक्वेंसीज मौजूद है। जैसे मैं माना इस नंबर को अगर 7 कहूँ, माना इस केस में ओमेगा 7 है, 7 हर्ट्ज का सिग्नल है, 14 का है, 21 का है, उनके कुछ एम्पलीट्यूड्स हैं, वट एवर विद एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर कैपिटल टी 0 हो जाए और कैपिटल टी अगर इन्फिनिटी हो जाए, तो आपका जो फंक्शन है, मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश की है, माइनस इन्फिनिटी से पूरे प्लस इन्फिनिटी तक मैंने कोई फंक्शन प्लॉट किया है। ये वो गिवन फंक्शन होगा, हो सकता है ट्रायंगुलर वेव जैसा ही हो, वट एवर जो भी फंक्शन हो। इनफैक्ट मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे डिसकंटिन्यूस भी दिखाया है, ओके, मतलब 0 से लेकर कोई इंटरवल और फिर उसके बाद डिसकंटिन्यूस होकर माइनस इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है ये। तो कोई फंक्शन है, तो इसके लिए भी अगर हम यही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें मिला है, बेसिकली फूरियर सीरीज ही है वो, ओके, उसको अगर हम यूज़ करना चाहें तो हमें अप्रोप्रिएटली बस एक काम करना है, ये टी की को टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेने का जो असर होता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके दिस। सो एज द टाइम पीरियड इंक्रीजेज, ठीक है, से मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी है इसको मैं पढ़ लूँ। एग्जाम्पल, इफ़ द न्यू टी इज़ ट्वाइस ऑफ द ओल्ड वन, माना इस फिगर का टी इस वाली फिगर के टी का ट्वाइस है, माना जस्ट एग्जैक्टली ट्वाइस है। सो एडिशनल फ्रीक्वेंसीज, इस केस में आपको एडिशनल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे। लेट्स से इट दिस वे, मतलब यहाँ अगर केवल 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ 15 वाली भी होगी, उसकी हाफ फ्रीक्वेंसीज भी आपके पास मौजूद रहेंगे अगर टाइम पीरियड आपने दुगना कर दिया, ओके, एंड सो ऑन। सो एडिशनल फ्रीक्वेंसीज एट हाफ लोकेशंस आर नॉट प्रेजेंट। और दुगने के बजाय आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करें तो और ज़्यादा डेंस आपका स्पेक्ट्रम होता जा रहा है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हो रही है, कम, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में आपके पास सारी के सारे ओमेगा मौजूद हैं। तो अब अगर उसे आप अभी भी फूरियर स्पेक्ट्रा ही सोच रहे हैं, तो फूरियर स्पेक्ट्रा अब कंटिन्यूस है, उसमें ओमेगा की 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वाली हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एम्पलीट्यूड है। हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एम्पलीट्यूड का मतलब, थिंक ऑफ इट दिस, ये 0 है ओमेगा का, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अब आप पे ओमेगा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग भी कुछ एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा इक्वल टू 0.1 के करस्पॉन्डिंग भी, और उसके बीच की जो वैल्यू है उसके लिए भी, और अगली वैल्यू के लिए भी, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं, मतलब हर पॉइंट पे अगर आप इसे इस सेंस में सोचें, ओमेगा की के हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू इतनी है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है, इसकी पॉइंट इसकी इतनी वैल्यू है। ये एक आप फंक्शन की बात कर रहे हैं, सम फंक्शन जी ऑफ ओमेगा, लेट्स से जी, ओके। तो अब डिस्क्रीट केस में तो आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम, अलग अलग केवल कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज थी, पर कैपिटल टी टेंडिंग टू 0 का मतलब है अब आप कंटिन्यूस केस की बात कर रहे हैं। और अगेन इस तरह का डिस्कशन आप ध्यान करें, समेशन, अगर आप डिस्क्रीट से कंटिन्यूस केस में आते हैं, ओके, तो योर समेशन गेट्स कन्वर्टेड टू एन इंटीग्रेशन। तो अब जो स्टेप हमारा होने वाला है मैथमेटिकली, हमने कल जो ये ऑब्टेन किया था, ये एक्सप्रेशन जिसमें एक इंटीग्रेशन है एक समेशन है, जब मैं कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लूँगा, ठीक है, ये इंटीग्रल की लिमिट्स तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएंगे, ये तो ठीक है, इंटीग्रल में ये इंटीग्रल ही है, लेकिन लिमिट्स इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाएगी। लेकिन ये समेशन जो है ये भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इंटीग्रल किस तरह से, ये समेशन किस इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रल में तो कन्वर्ट होगा, पर वो इंटीग्रल किस चीज़ का होगा, ओके, लेट्स ट्राई टू सी दैट। अच्छा, मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे पढ़ लूँ। अगर कैपिटल टी इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा बेसिकली इक्वल टू पाई ओवर टी, इट डिक्रीजेज, सो द पॉइंट्स बिकम डेंसर। पॉइंट्स का मतलब ये इस एक्स एक्सिस या ओमेगा एक्सिस को आप सोचें तो इसमें पहले ये पॉइंट था, ये पॉइंट, केवल ये फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट थी, अब पॉइंट्स क्लोजर आ गए। सो द फ्रीक्वेंसी सेपरेशन इज स्मॉलर एंड, एक तो फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और लेसर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ये जो मैं रेड से जिस पार्ट को मैंने कलर किया है, इस फिगर के मुकाबले इस फिगर में रेड पार्ट कम है,
कम फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। आप और ज़्यादा टी बढ़ा देंगे और कम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में आप बोलेंगे फूरियर स्पेक्ट्रा में सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं। ओके, दिस इन प्रिंसिपल सारी की सारी। वो हो सकता है, अलग बात है, किसी पर्टिकुलर का एम्पलीट्यूड फिर से जीरो निकले, जैसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा में भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड जीरो हो सकता है, तो कंटिन्यूस में भी। लेकिन इन प्रिंसिपल कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी केस में आपके पास सारी की सारी ओमेगा फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट कहूँगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ओमेगा जो हमारा इनिशियली नोशन था, ओमेगा मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फूरियर एनालिसिस में हम ऐसा ही समझते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा आप ओमेगा को ये सोचिए, ये दो अगल बगल की फ्रीक्वेंसीज़ के बीच का डिफरेंस है तो ये एन ओमेगा है फ्रीक्वेंसी और ये n+1 ओमेगा है, तो इनका डिफरेंस भी तो ओमेगा है। तो जो ओमेगा बेसिकली जो कि पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर है, ये वेरिएबल जो है हम ओमेगा हम अभी यूज़ करना बंद कर चुके हैं, पर हम फिर से ओमेगा सिंबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। पर ओमेगा को आप ये ना सोचिए कि ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है वो भी है, लेकिन हम जिस तरह से ओमेगा को इंटरप्रेट करेंगे, ओमेगा होगा दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। अगर मैंने पॉइंट्स कहूँ, इस पॉइंट और इस पॉइंट की के बीच की का डिफरेंस, या इस विड्थ को, ये जो विड्थ है ये यहाँ से यहाँ तक की विड्थ, या इस फिगर में अब टी बढ़ाने का फ़र्क जो है उसको ओमेगा के टर्म में आप सोचें तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, दिस सो दिस, बल्कि ओमेगा भी नहीं, हम उसे डी ओमेगा कहेंगे। आई वेंट अ बिट रॉन्ग, ठीक है। दो नेबरिंग पॉइंट्स, अब ओमेगा एक्सिस आपकी कंटिन्यूस हो चुकी है। ओमेगा इक्वल टू 0 वैल्यू पे भी आप फंक्शन की बात कर सकते हैं, 0.1 पे भी, 0.2 पे भी, 0.3 पे भी, 0.4 पे भी, 1 पे भी, 2, 3, 7.9, हर वैल्यू पे। तो दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ जब आप डिस्क्रीट अप्रोच से आ रहे हैं, तो दो कंसेक्यूटिव जो ओमेगा की वैल्यूज़ हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, इनिशियली हम उसे डेल्टा ओमेगा लिखेंगे, और इन्फिनिट कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में दैट वुड बी डी ओमेगा। ओके, दिस। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में जो समेशन में जो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होना है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, कैपिटल टी इन्फिनिटी लेने से पहले तो ये 1/t का फैक्टर मैंने पहले बताया था, इसे बाहर भी लिख सकते हैं अभी इस फॉर्म में। लेकिन इसको जब मैं इंटीग्रल में कन्वर्ट करूँगा, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लूँगा, इस टी को एक तो मैं समेशन के अंदर ले आऊँगा, और दूसरा टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट को समझने के लिए, केवल समझने की बात कर रहा हूँ, कि समझने के लिए मुझे उन पार्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कैपिटल टी डिपेंडेंट नहीं है। हम कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एज अ टॉय एग्जाम्पल मैं जिस फंक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ वो ये नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे। मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस फंक्शन को, कि अगर मेरे पास समेशन सीरीज़ केवल ये वाला टर्म होता, से समेशन ओवर एन 1/t, ये वाला फैक्टर होता 1/t, और ये fx वगैरह और इंटीग्रल की मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट्स में t की जगह इन्फिनिटी और इन्फिनिटी रखने से इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी, fx पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x डिफरेंस t वाला टर्म जो है इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये n/t टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी से इस पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो केवल ये ऑब्जर्व करने के लिए कि कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट होने पे ये एक्सप्रेशन किस तरह से चेंज होगा, पहले हम इसको देखते हैं। समेशन n कैपिटल टी वाले जो दो पार्ट्स हैं इसके, एक ये 1/T यहाँ आ रहा है और एक n/T आ रहा है कॉस के अंदर, अपार्ट फ्रॉम सम अदर फैक्टर्स। तो जस्ट ये समझने के लिए कि अप्रोप्रिएट इंटीग्रल इसका क्या बनने वाला है, उसके लिए पहले इसको देखते हैं। माना आपके पास समेशन की सीरीज़ ये होती, कहीं पे ये समेशन की सीरीज़ होती, और इसमें आप टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट की बात करते हैं। ओके, तो आप सोचिए इस तरह की सिचुएशन हो रही है, पहले आपके पॉइंट्स डिस्क्रीट हैं, ये इस तरह का फिगर, या ये n ओमेगा और उससे अगली n+1 ओमेगा, समेशन ओवर n इक्वल टू 3 पे एक टर्म है, n इक्वल टू 4 पे एक टर्म है, n इक्वल टू 5 पे एक टर्म है, n इक्वल टू 6। लेकिन आप कैपिटल टी को जब बढ़ा रहे हैं तो ये पॉइंट्स धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं, ये पॉइंट्स अब एक कंटिन्यूस लाइन बना रहे हैं। ओके, पूरी 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ओके, रिमेंबर आप कुछ इस तरह का एनालिसिस भी करते हैं, अगर आपको ध्यान हो, आप अगर एक स्ट्रिप की विड्थ को डेल्टा x कहते हैं और बाद में हम उसे dx कर देंगे अगर, ठीक है, तो स्ट्रिप्स को जब आप नंबर से काउंट करते हैं कि ये स्ट्रिप नंबर 1 है और ये स्ट्रिप नंबर 2 है और ये स्ट्रिप नंबर 3 है, तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिप की जो इस पॉइंट से दूरी होती है, फर्स्ट पॉइंट से, माना आप इसे 0 ही मान लें, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी होती है आप उसे लिखते हैं n टाइम्स डेल्टा x, एक स्ट्रिप की विड्थ x, और n अगर इस तरह की स्ट्रिप्स हैं, इस पॉइंट, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप x कह रहे हैं, ओके, वहाँ तक अगर आपकी n स्ट्रिप्स लग जा रही हैं तो n डेल्टा x, और इसी को आप लिखते हैं x। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x है तो x कितने के बराबर है, डेल्टा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, कितनी बार, n टाइम्स। ओके, अगली वाली स्ट्रिप की बात करनी है, उसका कोऑर्डिनेट जो भी है, ओके, वो होगा
n+1 डेल्टा एक्स, अगली वाली स्ट्रिप का कोऑर्डिनेट n+2 डेल्टा एक्स। तो यही वाला आइडिया यहाँ पे सिंपली यूज़ करें। ओके, एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं पाई बाई टी का फैक्टर, पाई बाई टी मतलब इस फिगर में सोचें इस पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट के बीच की डिफरेंस, ये डिस्टेंस, या इस फिगर में वो डिस्टेंस कम हो चुकी है पर ये पाई अपॉन कैपिटल टी ये वाली डिस्टेंस है, तो इसको अगर मैं डेल्टा ओमेगा लिखूँ, ओके, डेल्टा ओमेगा, तो n टाइम्स ये फैक्टर, यही डेल्टा ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा, थिंक ऑफ इट, कंपेयर इट विद दिस, n टाइम्स डेल्टा एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, डेल्टा एक्स, एक स्ट्रिप की विड्थ, उसको n से मल्टीप्लाई करें, तो वही आइडिया, x के बजाय आप ओमेगा के टर्म में सोचिए, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी 0 है, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, लेकिन उस ओमेगा फ्रीक्वेंसी तक आपको ऐसे कितनी स्ट्रिप्स को पास करना पड़ रहा है, माना n स्ट्रिप्स को पास करना पड़ रहा है, तो ओमेगा जो वैल्यू है अगर वो nth स्ट्रिप के बाद है तो n और हर स्ट्रिप की विड्थ डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा हमने लिखा है पाई ओवर टी को, दिस, ओके, सो n पाई ओवर, तो n पाई ओवर टी को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा ओमेगा से, और पाई अपॉन टी को रिप्लेस करूंगा डेल्टा ओमेगा से। तो बस ये दो चीज़ें आप समझ लें, अगर अभी भी ये कन्फ्यूज़न है मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, आप 12th में जब आप ये इंट्रोड्यूस किया जाता है स्कूल लेवल की बुक्स में, प्लीज़ वहाँ से आप देख सकते हैं कि समेशन को जब हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, डिस्क्रीट से कंटिन्यूस लिमिट में आते हैं, तो दीज आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट वी मेक। ओके, तो पाई अपॉन टी का फैक्टर जो है मैं उसे डेल्टा ओमेगा लिखूंगा। तो यही मैं पॉइंट कह रहा था, पहले तक हमारे लिए पाई अपॉन टी का मतलब ओमेगा होता था, अभी भी है, लेकिन दो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस, बीच का डिफरेंस भी तो पाई अपॉन कैपिटल टी है, तो हमारे लिए अब वो डेल्टा ओमेगा है। ओके, डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा उसका एन टाइम्स। तो ये री इंटरप्रिटेशन क्यों आया, जिस तरह से हम इस इंटीग्रल को डिस्क्रीट केस को कंटिन्यूस केस में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये दो डेफिनेशंस आप अगर समझ गए, तो इनको अगर आप इस समेशन में इंट्रोड्यूस करें, ओके, समेशन ओवर एन, अभी मैं फिर से समेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1/t cos n पाई ओवर टी जो था, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाएंगे, ओके, डिस्क्रीट से कंटिन्यूस केस बना रहे हैं, तो दिस 1/t की जगह मैं रख दूंगा डेल्टा ओमेगा ओवर पाई, डेल्टा ओमेगा और पाई, ओके, और cos n पाई ओवर कैपिटल टी हमारे पास था, तो n पाई ओवर कैपिटल टी की जगह ओमेगा, और पूरा आप कंटिन्यूस केस में आ गए, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपने अगर रीच कर लिया, तो डेल्टा ओमेगा को आप रिप्लेस कर देंगे डी ओमेगा से, कॉस ओमेगा ऐसे का ऐसी, 1/पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये समेशन रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन किसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। समेशन क्योंकि हमारा n, मैंने लिमिट यहाँ पे लिखी नहीं, n = 1 से इन्फिनिटी तक था, तो n = 1 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, ये, तो आप 0 से स्टार्ट करके और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज अभी भी कवर कर रहे हैं, तो 0 से इन्फिनिटी तक सारी रेंज के ऊपर इंटीग्रेशन। तो अगर इस टॉय एग्जांपल को आप समझ लें, ये दो डेफिनेशंस जो हैं हमारी, और ये डेफिनेशंस इट माइट बी पॉसिबल कि जो मैं जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, तो आई विल सजेस्ट आप जो स्कूल लेवल की बुक्स से आप इस चीज़ को देख लीजिए, ओके, किस तरह से डिस्क्रीट समेशन को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह की चीज़ वहाँ पे आप करते ही हैं। तो ये अगर हम इस टॉय मॉडल में समझ जाएं कि cos n पाई ओवर टी के साथ 1/t मल्टीप्लाई होकर सिंपली इसका समेशन होता, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट होते, तो ये इसमें कन्वर्ट होता। तो अब मैं सीधे सीधे इसका करस्पॉन्डिंग टर्म भी लिख सकता हूँ। हमारे पास एक्चुअल टर्म ये नहीं था, हमारे पास एक्चुअल टर्म ये था, लेकिन कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेने में मैंने बाकी टर्म्स में कुछ चेंज करना ही नहीं है। इस एफ एक्स को मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, ये इंटीग्रल पहले से है, ये वाला इंटीग्रल एक पहले से मौजूद है, हाँ, अब ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का हो जाएगा, हाँ, ये समेशन एक नया इंटीग्रल जनरेट करेगा। ये समेशन जैसे इंटीग्रल में चेंज हुआ, ऐसे ही ये समेशन भी एक इंटीग्रल में चेंज होगा, और वो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी ओमेगा के। तो सिमिलरली अगर मैं सीधे यहाँ पे वो करके लिखूँ इस एक्सप्रेशन को, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए मैंने इसे इस फॉर्म में रिराइट कर दिया। अभी भी मैंने इंटीग्रल का साइन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, एफ टी लेफ्ट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन के एफ टी है, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट गोज ओवर टू 0, ये फर्स्ट टर्म हमारा 0 हो जाएगा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये 0 क्यों होगा, बट लेट्स लीव दैट फॉर अ मोमेंट। इस टर्म को देखते हैं ये किस तरह से चेंज होगा। ओके, पहले आप ये सोचिए, ये अंदर का पार्ट लिख दिया मैंने पहले, ये अंदर का पार्ट यहाँ कितना है, माइनस, यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। आप कैपिटल टी को इन्फिनिटी बना रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, ये दोनों आप देख पा रहे हैं। ओके, कॉस n पाई ओवर टी को हमने रिप्लेस करना है ओमेगा से,
ओमेगा एक्स माइनस टी, और ये ध्यान कीजिए सिंबल मैंने इसलिए लगाया था, ये एक्स माइनस टी भी हो सकता है और टी माइनस एक्स भी हो सकता है। अभी के लिए माना मैं एक्स माइनस टी लिखता हूँ, तो जो फंक्शन ये बनेगा कॉस ओमेगा इंटू एक्स माइनस टी का, कॉस ओमेगा एक्स माइनस टी का। ओके, डी एक्स, ये जो पहले से इंटीग्रल मौजूद है इसके कारण है ये डी एक्स, तो ये डी एक्स तो रहेगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगेन 1/t, जैसे 1/t का यहाँ रिप्लेसमेंट हमने किससे किया, डेल्टा ओमेगा ओवर पाई से, तो ऐसे ही यहाँ भी जो ये 1/t का फैक्टर है जिसको हम इस समेशन के अंदर ले आए होंगे, ये रिप्लेस होगा डेल्टा ओमेगा ओवर पाई से, डेल्टा ओमेगा ओवर पाई। और अब ये समेशन जो है ये कन्वर्ट हो गया, अभी नहीं कन्वर्ट हुआ, नेक्स्ट स्टेप में करूँगा, अभी मैंने समेशन लिखा है क्योंकि ये डेल्टा ओमेगा है, जब मैं इसे डी ओमेगा में कन्वर्ट कर दूंगा दिस। तो ये वाला जो आइडिया है जो हमने एक टॉय एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की, इसको अगर मैं इस केस में एम्प्लॉय करूँ, कब, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में, तो ये फर्स्ट पार्ट जीरो हो जाता है और ये सेकंड पार्ट जो है ये आप इस फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। ओके, ये दो डेफिनेशन, सिंपली हमने ये दो डेफिनेशन यूज़ किए हैं, ये दो डेफिनेशन यूज़ करें दिस। अच्छा, अब मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ ये इंटीग्रल जीरो क्यों है। ओके, थिंक ऑफ इट दिस वे, ये इंटीग्रल जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ओके, फंक्शन पे हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इनफैक्ट ये मैथमेटिकल कंडीशन वो है, पर आप इसे फिजिकल सेंस में सोचें, हमारा जो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से अब इन्फिनिटी तक डिफाइन हो चुका है, माना टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट हमने ले ही ली है, तो हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं ये इंटीग्रल हमारा फाइनाइट होना चाहिए। इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, तो हमारा जो फंक्शन है वो कितना भी ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई कर रहा हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, पर ये टोटल एरिया क्या है, फाइनाइट। ओके, ये एरिया इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बस ये एरिया फाइनाइट होना चाहिए। ओके, और फिजिक्स में जिस तरह के फंक्शंस आप इनकाउंटर करेंगे यूजुअली, मतलब आप ऐसे फंक्शन से डील करते हैं जो इन्फिनिटी पे जाके डिके कर जाते हैं, जीरो हो जाते हैं लेट्स से। तो अगर कोई फंक्शन इन्फिनिटी पे जाके डिके हो गया तो वो जितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो एरिया लार्ज तो हो सकता है पर वो फाइनाइट होगा। तो से चाहे तो आप इसे एक अजम्पशन मान लें, हम ऐसे फंक्शन से डील कर रहे हैं जिनके लिए ये इंटीग्रल माइनस टी से टी तक तो ये इंटीग्रल फाइनाइट था ही था, लेकिन अगर हम टी को इसको माइनस इन्फिनिटी और इसको प्लस इन्फिनिटी कर दें, पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो कर्व जितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है वो भी फाइनाइट है, माना इसे आप एक अजम्पशन भी मान लें, तो इस इंटीग्रल के अलावा हमारे पास एक फैक्टर फिर ये भी है 1/2t। आपने इसको 2t से डिवाइड भी करना है और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में बेसिकली आपने इसे इन्फिनिटी से डिवाइड करना है। ये इंटीग्रल अगर फाइनाइट है, और फाइनाइट इंटीग्रल लार्ज हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10⁻50 हो सकता है, वेरी लार्ज, लेकिन अगर आप इसे इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसेंशियली ये कितना बनेगा, जीरो। ओके, तो ये जो फंक्शन है बशर्ते इसका इंटीग्रल अगर फाइनाइट है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस फंक्शन का इंटीग्रल अगर फाइनाइट है तो 1/2t से डिवाइड करके, और जब t को हम ग्रेजुअली इन्फिनिटी बना रहे हैं इसने जीरो ही हो जाना है। तो ये टर्म हमारा वैनिश हो गया, और ये इस टर्म में क्या चेंज हो रहा है, फॉर्म तो जो भी हो, ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और एक दूसरा इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा, वो होगा इंटीग्रल ओमेगा के रेस्पेक्ट में, डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में, और वो इंटीग्रल होगा जीरो से इन्फिनिटी तक का। ये इस टॉय एग्जाम्पल को आप फिर से देखें, इस टॉय एग्जाम्पल में इस फंक्शन के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये लास्ट में इस इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। ये 1/π का फैक्टर हमारे पास है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ दो इंटीग्रल बनेंगे, ये ओमेगा के रेस्पेक्ट के इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा। ओके, सो लेट मी राइट द एक्सप्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, लेट्स गो ओवर टू दैट। तो इन द t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट जो हमारी सीरीज़ थी वो अब हमारे इस तरह के एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गई, और मैंने इसको लिखा है नॉन पीरियोडिक फंक्शंस। जीरो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में पूरे में एक फंक्शन डिफाइंड है, दूसरी साइकिल का तो कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, पूरे एक ही फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है, एक ही साइकिल है, तो उस ft का एक्सप्रेशन आपका ये हो गया। ये वो अंदर का पार्ट है, अंदर वाला इंटीग्रल जो कि x के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। इनफैक्ट मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहाँ ये भी लिख देता हूँ, ये x की लिमिट्स हैं, x गोज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, fx पहले से था, ये कॉस में यहाँ कुछ n ओवर कैपिटल T का फैक्टर था जो कि ओमेगा से रिप्लेस किया, ये x डिफरेंस t था, इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने माइनस चूज़ कर लिया, बाद में चाहे तो मैं इसे t - x भी कर सकता हूँ। ओके, दस ये फैक्टर ये पहले से था, यहाँ था डेल्टा ओमेगा ओवर पाई, तो
कंटिन्यूस लिमिट में डेल्टा ओमेगा को डी ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, डी ओमेगा और पाई, और समेशन रिप्लेस हो गया इंटीग्रेशन से। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस 1/पाई के फैक्टर को मैंने बस बाहर लिया। एफ टी को आपने क्या कैसे ऑब्टेन किया है, जरा इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करें। डबल इंटीग्रल है, लेकिन किसका? फिर से एफ का ही। एफ को आपने एफ के एक डबल इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया। ये यही चीज़ है, डिस्क्रीट केस में एफ को आपने एफ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, वहाँ ये एक्स्ट्रा टर्म भी आता है, पर चलिए इसका डिस्कशन हम ड्रॉप कर दें। यहाँ भी आपने एफ को एफ के टर्म में एक्सप्रेस किया था, बट एक था इंटीग्रल और एक था समेशन, समेशन एंड इंटीग्रेशन, ओके, या इंटीग्रेशन एंड समेशन। लेकिन अगर हम कैपिटल टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में जाएं, तो ये एक्सप्रेशन जिसके फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है स्ट्रक्चरली, एफ इंटीग्रल एफ एक्सप्रेस एज अ डबल इंटीग्रल ऑफ एफ। So finally we have reached there, and this is a very very important result, okay. In fact इस रिजल्ट को कहा जाता है फूरिये इंटीग्रल, और फूरिये ट्रांसफॉर्म यहाँ से 2 स्टेप्स हैं, केवल कुछ नहीं करना है, इसेंशियल रिजल्ट जो हमें ऑब्टेन करना था वो आ चुका है। और अब आप अगर फिर से देखिए, इस रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हमने कुछ भी वैसे फंडामेंटली नया नहीं किया है। फूरिये सीरीज़ हमारे पास थी, फूरिये कोफिशिएंट्स थे, कोफिशिएंट्स को थोड़ा मॉडिफाई किया, ओके, 0 से टी के बजाय -t/2 टू t/2 में डिफाइन किया, फिर टी को दुगना करके लिख दिया, उतना किया, उनको फूरिये सीरीज़ में सब्स्टिट्यूट किया, और कैपिटल टी को इन्फिनिटी पे ले गए, टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट, तो हमें ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, एफ टी एज अ सम इंटीग्रल, सम पिछले केस में था, यहाँ इंटीग्रल है, 2 इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। तो इस रिजल्ट को कहा जाता है फूरिये इंटीग्रल। अब यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने कुछ चीज़ें ओमिट की हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए, मतलब फूरिये इंटीग्रल जिन फंक्शंस के लिए आप लिख सकते हैं, या जिन फंक्शंस को फूरिये इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन फंक्शंस के लिए मैथमेटिकली ये 3 कंडीशन होल्ड करनी जरूरी है, ओके। अब आप फंक्शन की बात कर रहे हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। आपका जो फंक्शन है एफ, आपने यहाँ उसे एक्स वेरिएबल के टर्म में लिखा है, आप उस फंक्शन को पूरा ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, ओके। पहले तक हमारा केवल -t से t तक होता था, पर अब फंक्शन जो है से आप एफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस तरह की फॉर्म में किन फंक्शंस को एक्सप्रेस किया जाता है? ऐसे फंक्शंस को जिनके पास ये 3 प्रॉपर्टी हो। फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, ये नोशन हम पीछे बात कर चुके हैं क्या होता है पीसवाइज कंटिन्यूस। फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड, फंक्शन नहीं, उसके मॉड का इंटीग्रल भी क्या होना चाहिए? फाइनाइट। आप इसको कुछ हद तक यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा था इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर फंक्शन के मॉड का इंटीग्रल फाइनाइट है -इन्फिनिटी में, तो डेफिनेटली विदाउट मॉड जो फंक्शन का इंटीग्रल है वो भी फाइनाइट होगा। मॉड मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, हर पॉइंट पे अगर नेगेटिव वैल्यू भी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके, और इस तरह के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस भी ऐड किए, और तभी भी आपको फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो अगर कहीं पे हमारा एक्चुअल फंक्शन अगर कहीं पॉजिटिव और कहीं नेगेटिव भी होता रहता, तो तब तो कंट्रीब्यूशन फाइनाइट होगा ही होगा, वो कंट्रीब्यूशन इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है, ये वाला इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट में भी ये एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, अगर ये वाली कंडीशन ओबे होती है तो वो इंटीग्रल फाइनाइट ही होगा। और बाद में हमने उस इंटीग्रल को 2t से डिवाइड कर रखा है, तो वो इंटीग्रल टेंड्स टू 0। तो जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इतना बड़ा ये 0 यहाँ पे लिखा था, इसको जस्टिफाई करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ओके। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें एक सिमिलर कंडीशन मिलती है, सिमिलर कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होती है, ओके, जिन्हें हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस कहते हैं। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो यू विल सी देयर, जो हमारा वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है जिसको निकालने में हमारा इंटरेस्ट होता है, दैट इज़ द वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन पे एक जो हम कंडीशन लेट से डिमांड करते हैं वो होता है, वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन वहाँ इसका मॉड स्क्वायर होता है ये, ओके। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल फाइनाइट होना चाहिए, एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, अब ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला, बेसिकली फूरियर ट्रांसफॉर्म मोर और लेस इसी में कंटेंट है। हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल स्टेप करके ये इंटीग्रल जो कि बेसिकली कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? इसके लिए 2 स्टेप्स करेंगे, अगेन 2 छोटे छोटे स्टेप्स। पहले तो इनमें से एक इंटीग्रल तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का है, लेकिन दूसरा इंटीग्रल जो कि ओमेगा के रेस्पेक्ट में है वो केवल 0 से इन्फिनिटी का है, ओके। और यहाँ इंटीग्रल का आप ऑर्डर भी देख लीजिए, ये इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में है,
तो पहले इस इंटीग्रल को करोगे तो एफ एक्स ने इस इंटीग्रल के अंदर रहना, ये आप इससे बाहर नहीं रह सकते इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में। और आप इस फैक्टर में से भी, इसमें एक्स और ओमेगा दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक्स प्रेजेंट है आपको इसको पहले इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद एक्स तो ख़त्म हो जाएगा और जो क्वांटिटी आपके पास बचेगी वो होगी ओमेगा और टी डिपेंडेंट। ओमेगा और टी पे वो अभी भी डिपेंड कर रही होगी। और बाद में जब आप ओमेगा के रेस्पेक्ट में भी डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर देंगे तो फाइनल क्वांटिटी जो बचेगी वो किसका फंक्शन होगी, फिर से टी का। ओके, अच्छा। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए मैं पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे रिजल्ट सीधे लिख दिया है, मैं समझाता हूँ आपको। ये 1/π की जगह यहाँ 1/2π का फैक्टर है और इस फर्स्ट इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इन्फिनिटी के बजाय यहाँ -इन्फिनिटी, बाकी सब कुछ सेम है। इसका रीज़न, ये जो फंक्शन है, ये जो यहाँ राइट हैंड साइड में पूरा क्वांटिटी लिखी हुई है, ओके, ये ओमेगा का इवन फंक्शन है। ओमेगा के रेस्पेक्ट में इस पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है। आप जब मैं ओमेगा का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, आप सोचिए ये अपने आप में पूरा एक फंक्शन है, सम फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन जो है ये ओमेगा का इवन फंक्शन है। अगर आप ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रखें तो ये कॉस माइनस ओमेगा इंटू समथिंग, और कॉस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा लिखो चाहे कॉस माइनस थीटा, बाकी ओमेगा कहीं और नहीं है, ये डी ओमेगा में है, पर वो है इंटीग्रैंड है आपका। ओके, ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रखने से जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इवन, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या है, इवन। और इवन फंक्शंस के लिए आप एक ये प्रॉपर्टी जानते हैं, माना जी कोई इवन फंक्शन है तो जी का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी तक करें केवल, या जी का इंटीग्रल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक करें, तो इन दोनों का रिलेशन ये होता है, ये वाला इंटीग्रल इसका हाफ होता है। अगेन यहाँ पे आप इवन और ऑड की जो मैं पिक्चर आपको कई बार दे चुका हूँ। ओके, इवन फंक्शन का मतलब है 0 से इस साइड में जैसा बिहेवियर है प्लस इन्फिनिटी साइड में, वैसा ही बिहेवियर 0 से -इन्फिनिटी साइड में भी है। 0 से इन्फिनिटी तक का इंटीग्रल मतलब ये वाला एरिया, और 0 से -इन्फिनिटी मतलब, या -इन्फिनिटी से 0 मतलब ये वाला एरिया। तो पूरा जो एरिया है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, वो केवल एक इंटीग्रेशन का 0 से इन्फिनिटी के एरिया का क्या है, ट्वाइस, या केवल एक साइड का इंटीग्रल, केवल 0 से इन्फिनिटी का एरिया, पूरे एरिया, पूरा एरिया क्यों, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसका आधा है ये। लेकिन ये केवल इवन फंक्शंस के लिए होता है। अगर फंक्शन इवन है तो यहाँ ओमेगा के रेस्पेक्ट में आप देखें, ये बाहर वाला इंटीग्रल ओमेगा के रेस्पेक्ट में है, जिसकी लिमिट पहले 0 से इन्फिनिटी थी। मैं ओमेगा के इंटीग्रल को मैंने -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दिया, रेंज पूरी कर दी, लेकिन साथ में एक हाफ का फैक्टर ले आया। रीज़न, ओमेगा के रेस्पेक्ट में आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, ओमेगा के रेस्पेक्ट में केवल वो इवन है, ये दिस इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ ओमेगा, इसलिए ये। तो अब इस फॉर्म में दो इंटीग्रल्स हैं और दोनों की रेंज सेम है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी। अगेन आप हाइंड साइड में देखिए कहाँ से आए, ये इंटीग्रल ओरिजिनल फूरियर सीरीज़ में ये -t टू t का इंटीग्रल था और कैपिटल T को इन्फिनिटी बनाया, ये बन गया। ये तो इंटीग्रल था ही नहीं, ये तो समेशन था। कंटिन्यूस केस में t टेंडिंग टू इन्फिनिटी के कारण ही कंटिन्यूस केस बना, उसी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी का असर है ये भी और ये भी, लेकिन t टेंडिंग टू इन्फिनिटी से ये समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हुआ, और पहले ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी था और ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये ट्रिक यूज़ की क्योंकि कॉस ओमेगा x माइनस टी जो है, जहाँ तक केवल इसकी ओमेगा डिपेंडेंस की बात करें, ओमेगा रखो माइनस ओमेगा रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन फंक्शन, ये इवन, ये पूरा का पूरा इवन, ये सब कुछ इवन है, तो इवन फंक्शन के लिए हमने ये ट्रिक कर दी। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़, अगर मैं इसी तरह का एक एक्सप्रेशन लूँ, लेकिन इस कॉस की जगह अगर मैं साइन फंक्शन लूँ, वो हमारा f का एक्सप्रेशन नहीं होगा, उसको मैंने i लिखा है, कोई इंटीग्रल है i, मैंने एक डबल इंटीग्रल डिफाइन किया जो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है, 1/2π इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी ओमेगा का, इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x के रेस्पेक्ट में fx, और cos की जगह साइन। तो ये इंटीग्रल 0 होगा, क्यों, इवन फंक्शन का इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में आधी रेंज के इंटीग्रल का ट्वाइस होता है, लेकिन ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर कोई फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, उसका एक तरफ जैसा बिहेवियर है, नेगेटिव साइड में बिहेवियर उसका अपोजिट है। मतलब अगर वो इस साइड पॉजिटिव एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इस साइड उसका एरिया ऑक्यूपाइड क्या है, नेगेटिव। तो अगर आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी ऑड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको 0 मिलेगा, ये और ये न्यूमेरिकली एक दूसरे के वैल्यू में इक्वल है, साइन अपोजिट है, कैंसिल। तो ये फंक्शन जो है ओमेगा के, हम ओमेगा के इंटीग्रल को देख रहे हैं, ये दूसरे इंटीग्रल की अभी कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिंपली इस इंटीग्रल को हम जैसे भी करेंगे
ओमेगा के रेस्पेक्ट में जिस पार्ट का इंटीग्रेशन होना है उसका बिहेवियर देख लो। ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा रखो, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ऑड फंक्शन। तो ये ओवरऑल ओमेगा का ऑड फंक्शन है। तो ओमेगा के ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0। ये तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस आईटा टाइम्स आई टी। आई टी मतलब ये वाला इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल न्यूमेरिकली 0 है, तो बेसिकली आपने 0 ऐड किया, तो एफ टी इक्वल टू एफ टी प्लस 0 तो आप हमेशा लिख सकते हैं। बट इस फर्स्ट एफ टी की जगह तो मैं ये वाला टर्म सब्स्टिट्यूट करूंगा। एफ टी का जो एक्सप्रेशन कोसाइन के टर्म्स में है, दो इंटीग्रल्स दोनों माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये वाला एक्सप्रेशन। और इस कैपिटल आई टी की जगह ये वाला, ऑलमोस्ट सेम एक्सप्रेशन है, बस इसमें कॉस की जगह क्या है, साइन। और अब हमने एक एक्स्ट्रा आइटा भी ले लिया है। अब ये आइटा हमने क्यों लिया, बाकी सब कुछ सेम है, वो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ है कॉस और यहाँ है साइन, और साइन के साथ एक आइटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आप उसे ऑयलर रिलेशन से ई टू द पावर आइटा थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस एम से हमने ये किया है। ओके, आप इसे एक ट्रिकी समझ सकते हैं। तो एफ टी जो हमारा फंक्शन है, ये तो आप किसी भी फंक्शन के लिए लिख सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट वाला एफ टी पार्ट है, इसकी जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूँगा, फुरियर इंटीग्रल। लेकिन ये फुरियर इंटीग्रल है कॉस की फॉर्म में, ओके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में। ये आइटा टाइम्स आई टी की जगह ये, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ कंबाइन भी कर दिया है। 1/2 का फैक्टर दोनों में है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी डी ओमेगा भी दोनों में होना है। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स तक भी कॉमन है, लेकिन एक जगह एफ एक्स के साथ ये कॉस फैक्टर मल्टीप्लाइड है, कॉस ओमेगा एक्स माइनस टी। दूसरी जगह आइटा टाइम्स साइन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा एक्स माइनस टी। और ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी लिखी है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दिट्स कैन बी रिटर्न एज ई टू द पावर आइटा थीटा। तो वो चेंज अगर आप कर दें तो व्हाट वी गेट इज दिस, एफ टी का एक्सप्रेशन 1/2 माइनस इन्फिनिटी डी ओमेगा माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स माइनस टी। ये एक्सपोनेंशियल कहाँ से आया, कॉस ओमेगा एक्स माइनस टी प्लस आइटा साइन ओमेगा एक्स माइनस टी को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहाँ पे मैंने ये वाला साइन फिर से इसलिए लगाया है, ये एक्स माइनस टी भी लिखा जा सकता था और टी माइनस एक्स भी, ओके, क्योंकि ये चीज़ आप चाहे एक्स माइनस टी के साथ करते हैं, यहाँ तो हमें ऑप्टे नहीं था। अगर साइन ओमेगा टी माइनस एक्स भी आप लेके चलते तभी भी ये इंटीग्रल 0 ही बनता, ओके। तो इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है, इसे भी अभी हम फुरियर इंटीग्रल ही कहेंगे, अभी भी हम फुरियर ट्रांसफॉर्म पे एग्जैक्टली नहीं पहुँचे हैं, ओके। लेकिन यही जो एक्सप्रेशन है, इसे कहा जाता है द फुरियर इंटीग्रल इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी फुरियर इंटीग्रल था, पर हमारे लिए यूज़फुल दूसरी वाली फॉर्म होगी, फुरियर इंटीग्रल कॉस के टर्म्स में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में या रियल फॉर्म में। और यहाँ आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने उसे एक्सप्रेस कर दिया है, ओके। अगेन इस एक्सप्रेशन को मैं शायद कुछ इस तरह से रीड करूँगा, हमने एफ टी को कैसे ऑब्टेन किया है, एफ एक्स से, एफ एक्स या एफ टी वो तो वेरिएबल का नाम है, एफ को आपने एफ से ऑब्टेन किया है पर एक डबल इंटीग्रल की मदद से, ओके। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द फुरियर इंटीग्रल। अब यहाँ से फुरियर ट्रांसफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन हो गया, ओके। कोई भी फंक्शन जो इस तरह की इन 3 कंडीशंस को ओबे करता है, आप उसके ये प्रोसेस हमेशा कर सकते हैं। आप उस फंक्शन को खुद से ही स्टार्ट करके, एफ से ही स्टार्ट करके, और डबल इंटीग्रल इससे मल्टीप्लाई करो और डबल इंटीग्रल करो और साथ में 1/2 ले लो, फिर से आपको वही फंक्शन मिलेगा। लेकिन ये कहाँ से, क्यों किया, क्या किया, इसको जरा समझते हैं। इस इंटीग्रेशन में अब देखिए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एडवांटेज क्या है। ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स और ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी का फैक्टर जो है, मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ। ये जो फैक्टर है यहाँ, ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स और ई टू द पावर माइनस आइटा ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन है, ये वाला फैक्टर। और अगर मैं साइन अपोजिट लूँगा, इसका साइन प्लस इसका माइनस, लेकिन अगर इसका साइन प्लस लूँगा तो इसका माइनस होगा। मतलब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, एक्स वाले टर्म का साइन प्लस लिया तो टी वाले का माइनस, और अगर एक्स वाले का माइनस लूँगा तो टी, दोनों चॉइस मेरे पास हैं। लेकिन अब अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल को इस तरह से ब्रेक करूँ तो आप इस अंदर वाले इंटीग्रल को देखिए, ये वाला, अभी ये ओमेगा वाला इंटीग्रल भूल जाइए, ये इंटीग्रेशन केवल एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो जो एक्स के फंक्शंस हैं वो तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम रहने दें और बाकी चीज़ों को बाहर ले आएँ, एफ एक्स एक्स का फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर,
ई टू द पावर माना दोनों चॉइसेस मैंने अब साइन की यहाँ ले लिए, प्लस माइनस जो भी मैं वर्क करूँ, ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स, ये एक्स का फंक्शन है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ई टू द पावर आइटा ओमेगा टी, जिसका साइन माइनस या प्लस हो सकता है, वो तो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, उसको मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। तो मैंने इसी एक्सप्रेशन को ऐसे रिराइट किया है। ये एक्सपोनेंशियल जो था, जो कि दो एक्सपोनेंशियल्स का प्रोडक्ट है, एक्स डिपेंडेंट पार्ट इंटीग्रेशन के अंदर और जो एक्स से इंडिपेंडेंट पार्ट है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल आप इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो यू कैन राइट, ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म। ये आप यहाँ नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं, ठीक है। यहाँ आप एक्स और टी वाले पार्ट्स को इस तरह से अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एडवांटेज ये है, ये एक्स और टी वाले जो टर्म्स हैं, ये दो, ये और ये मैंने अलग कर दिए। अगेन ये जो मैंने रेड से प्लस माइनस और माइनस प्लस लिखा है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे प्रॉब्ली, ये हमारे पास ये चॉइस थी, मैं इस टर्म को एक्स माइनस टी भी ले सकता था और टी माइनस एक्स भी। अगर मैं एक्स का साइन प्लस और टी का साइन माइनस लेता हूँ तो एक्स के प्लस के साइन, टी का माइनस साइन, या अगर मैं एक्स का साइन नेगेटिव लेता हूँ तो टी का साइन प्लस लेना है। चॉइसेस इस तरह से हैं, तो मेरे पास दोनों चॉइस हैं। बट अब इसको थोड़ा केयरफुली देखिए, ये जो एक्सप्रेशन अब हमें मिला है, पहले आप केवल इस पार्ट को देखिए, इस इंटीग्रेशन को। आपके पास कोई फंक्शन था एफ, आपने उसे टी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, चाहे एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, आपने उसका एक डेफिनेट इंटीग्रल किया। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे किया? उस फंक्शन को एक ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस जो भी हो, ई टू द पावर आइटा ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का। तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स तो खत्म हो जाएगा और आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो डिपेंड करेगी ओमेगा पे। मतलब आप केवल इस इंटीग्रेशन को देखें, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है, ये ओवरऑल इज सम फंक्शन ऑफ ओमेगा। आपने स्टार्ट तो एफ टी या एफ ओमेगा से, आप अगेन केवल इस इंटीग्रल को लिखना चाहें तो इस इंटीग्रल के पर्पज़ के लिए आप इस एक्स को फिर से टी से रिप्लेस कर सकते हैं। रिमेंबर हमने पीछे टी को एक्स से रिप्लेस किया था कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। अदरवाइज अगर कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है, अगर आप केवल इस अकेले इंटीग्रल को देख रहे हैं, आप चाहे इसे x लिखो चाहे t लिखो, तो आपने f से स्टार्ट किया, x का फंक्शन मानो t का फंक्शन, जिसका भी माना आपने, लेकिन उसका आपने एक इंटीग्रेशन कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब जो चीज़ आपको मिल रही है दैट इज़ सम फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो ये जो ब्लू से ये चीज़ अंडरलाइंड है, ये कोई ओमेगा का कोई फंक्शन है। और उसके बाद ये जो ओमेगा का जो ये फंक्शन है, ये इसको आपने फिर एक दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये भी एक्सपोनेंशियल जैसा ही है, वो क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ये जो ओमेगा का फंक्शन जो है, इसको आपने फिर एक दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और अब की बार ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, ओमेगा का फंक्शन, और इसमें भी ओमेगा भी है। तो डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा इंटीग्रेशन के बाद खत्म हो जाएगा, लिमिट्स रखेंगे ओमेगा की, ओमेगा रिजल्ट में खत्म हो जाएगा, और जो क्वांटिटी आपकी बचेगी वो किसका फंक्शन होगी? टी का। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिखा है, ये ब्लू पार्ट जो है इट इज़ सम फंक्शन ऑफ ओमेगा, और ये जो मैंने जैसे ग्रीन से अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा इंटीग्रेट एवरीथिंग ओवर ओमेगा। यहाँ से जो मिला, पहले इस इंटीग्रेशन को करो, यहाँ से जो मिला जो कि ओमेगा का फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक के सब कुछ को अब ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और फिर आपको फाइनली क्या मिलेगा? सम फंक्शन ऑफ टी। तो ये एक्सप्रेशन ये वो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक चीज़ और की है, आई विल पॉज ओवर हियर, यहाँ से चाहे तो मैं नेक्स्ट स्टेप में फिर स्टार्ट करूँगा, बट ट्राई टू सी द नोशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये 1/2 पाई के फैक्टर को पहले तो मैंने 1/√2 पाई इंटू 1/√2 पाई लिख दिया, ओके। फिर यही चीज़ जो है, ये अंदर वाले इंटीग्रल में मैंने फिर से इस वेरिएबल x को t से रिप्लेस कर दिया है। ज़रूरत नहीं थी, बट क्योंकि हम फूरियर, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में याद कीजिए, माना आप ओरिजिनल स्पेस आपका टी स्पेस है और फिर आप जाते हैं एस स्पेस में, और एस स्पेस से फिर इन्वर्स से कहाँ लौटते हैं? टी। तो वैसे ही हमने कुछ बात करनी है, तो थिंक ऑफ इट दिस वे। इस लैंग्वेज में आप सोचें, आप एक्स से आपने स्टार्ट किया और आप गए ओमेगा में, अब फंक्शन किसका बना? ओमेगा का, और उसके बाद ओमेगा से कहाँ? टी का फंक्शन। लेकिन अगर इस अंदर वाले वेरिएबल को, अगर आप केवल इस इंटीग्रेशन को देखें, इस इंटीग्रेशन के वेरिएबल को x लिखो, t लिखो, y लिखो, z लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स राइट इट t। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखनी चाहिए, ये भी t का फंक्शन है, लेकिन ये t अलग है, इस t को आप इसके अंदर नहीं ला सकते हैं अब, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ओके। तो लेकिन इस लैंग्वेज में लिखने का फ़ायदा, मैंने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ कॉपी किया है, यहाँ तक के पार्ट में कोई चेंज नहीं किया, 1/2 पाई कोई लिख दिया, यहाँ कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ x जो इंटीग्रेशन का डमी वेरिएबल है उसको t से रिप्लेस कर दिया।
तो अब इस एक्सप्रेशन को इस तरह से सोचिए, आपने टी स्पेस में स्टार्ट किया, एफ टी का फंक्शन है, टी स्पेस में आपने स्टार्ट किया, फिर आपने जब ये इंटीग्रेशन किया जिसे मैंने ब्लू लाइन से कवर किया है, तो टी वेरिएबल तो खत्म हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल टी के ऊपर है, और जो चीज़ बचेगी वो होगी ओमेगा का फंक्शन। आप टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में गए, ये मैथमेटिकली ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है इसको बाद में हम देखेंगे, अरे ये तो एक्चुअली एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, पर ये जो भी ऑपरेशन हो मैथमेटिकली, ये जो भी ऑपरेशन है ये बेसिकली आपको टी स्पेस से ये ऑपरेशन आपको कहाँ ले जा रहा है, ओमेगा स्पेस में। ओमेगा, ये अब ओमेगा का फंक्शन है, और फिर ये जो चीज़ मिली जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ओमेगा का फंक्शन अब है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ओमेगा के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, तो ओमेगा भी खत्म हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल ओमेगा के ऊपर है, और जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी केवल टी का फंक्शन। आप ओमेगा स्पेस से फिर से कहाँ आ रहे हैं, टी स्पेस। आपने टी स्पेस से स्टार्ट किया, ओमेगा, ये पहला इंटीग्रल आपको टी से ओमेगा स्पेस में ले गया, और ये दूसरा इंटीग्रल फिर से ओमेगा स्पेस से आपको टी स्पेस। ये और ये बात एक ही है, लेकिन यहाँ हम स्टार्टिंग वाले वेरिएबल को एक्स कह रहे थे, एक्स स्पेस से गए ओमेगा स्पेस में और ओमेगा स्पेस से गए टी। लेकिन अगर आप एक्स को टी से रिप्लेस कर दें, और ये आप हमेशा कर सकते हैं, तो बेसिकली ये दो प्रोसेस कैसी हो रही हैं, आप इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। एक स्पेस से दूसरे स्पेस में गए, हम गए टी स्पेस से ओमेगा स्पेस में, और ये दूसरा वाला इंटीग्रल वापस हमें ओमेगा स्पेस से टी स्पेस में गया है, और केवल हम ये स्पेसेस के बीच घूम नहीं रहे हैं। इसको इस तरह सोचिए, एफ से स्टार्ट किया, पहली बार हम जब टी से ओमेगा में गए कुछ मिला समथिंग, लेकिन जब हमने दूसरा वाला स्टेप ओमेगा से वापस टी में आए तो फिर से मेरा फंक्शन मुझे वापस मिल गया। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद करें, लाप्लास और लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए तो हमारे पास इंटीग्रल होता है, लाप्लास इन्वर्स के लिए इंटीग्रल नहीं होता है, बट केवल आप ऑपरेशंस की तरह सोचें। आप किसी फंक्शन से स्टार्ट करें टी स्पेस में और आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, और फिर जो चीज़ मिली एस स्पेस का जो फंक्शन मिलता है, वहाँ पे एक स्पेस का नाम टी स्पेस होता है, दूसरे का एस स्पेस लिया था शायद हमने एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके आप फंक्शन के काउंटर पार्ट में पहुंचते हैं एस स्पेस में, और फिर उसका लाप्लास इन्वर्स करके आप फिर से ओरिजिनल फंक्शन को ऑब्टेन कर देते हैं। तो इसको भी आप उसी तरह से सोचिए, इस एक्सप्रेशन को। फूरियर इंटीग्रल जो है, मैं जब इसे इस फॉर्म में राइट करता हूँ, तो ये जो दो इंटीग्रल ऑपरेशंस हैं, आप इंटीग्रल भी अभी भूल जाए, दो ऑपरेशंस हैं, एफ पे एक ऑपरेशन किया और फिर जो चीज़ मिली उस पर एक दूसरा ऑपरेशन किया। तो इन ऑपरेशंस को अब हमने इस लैंग्वेज में सोचना है। टी से गए ओमेगा स्पेस में, और फिर ओमेगा से वापस टी स्पेस में, और फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया एफ से, हमारा एफ हमें वापस मिल गया। ये इसी तरह का प्रोसेस है, जैसे एल और एल इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ओवरऑल दोनों ऑपरेशन आप करें तो फिर से वही फंक्शन होता है ओवरऑल। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। माना इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम अगर मैं टी रखूँ, तो पहले ये वाला ऑपरेशन अगर टी है, एक्चुअली ये इंटीग्रल है, लेकिन माना इस पूरे ऑपरेशन को हम मैथमेटिकली, हाँ एक ऑपरेशन हमने किया जिसका नाम हमने सिम्बॉलिकली टी रख दिया, तो टी ऑपरेशन हमने एफ टी पे किया, और फिर इस बाहर वाले ऑपरेशन का नाम हमें टी इनवर्स रखना पड़ेगा, ये वाला इंटीग्रल टी इनवर्स, क्योंकि टी इनवर्स और टी कैंसिल होंगे, आपको फिर से एफ तभी तो मिलेगा। तो ये जो दो इंटीग्रल्स हैं, एक सेंस में ये दो इनवर्स ऑपरेशंस हैं, दो इंटीग्रल्स हैं, पर ये इंटीग्रल किस सेंस में इन्वर्ट है, ये फंक्शन को चेंज कर देता है। अब आपके पास एफ टी नहीं बचता है, वो कुछ और हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये वाला ऑपरेशन उस पर करें तो आपको आपका फंक्शन वापस मिलता है। और ये जो दो ऑपरेशंस यहाँ पे हैं, ये ऑपरेशंस का स्ट्रक्चर आप देखें, खासकर वेरी क्विकली इसको देखें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर केवल आपके सामने ये एक्सप्रेशन में लिख देता तो आप कहते, अरे ये तो आपने एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म लिख रखा है, कोई फंक्शन है, आपने उसे किसी कर्नल फंक्शन से मल्टीप्लाई किया और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दिया। तो ये जो ऑपरेशन है जिसको सिम्बॉलिकली मैंने यहाँ पे टी लिखा है, आप कहते अरे ये तो एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। ये पहला स्टेप एक्चुअली टी स्पेस में एस स्पेस, एस नहीं इस समय ओमेगा स्पेस है, ओमेगा स्पेस में जाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्चुअली एक फिर से एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म था, ये लाप्लास नहीं है, कोई दूसरा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ये। लेकिन इस समय जो वापस आने का ट्रांसफॉर्मेशन है, वापस आने का मतलब टी इनवर्स, ओमेगा स्पेस से टी स्पेस में आने का फंक्शन, वापस आने का मैं इसे कह रहा हूँ। अब ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा अब ओमेगा का फंक्शन है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओमेगा का एक फंक्शन लिया, इस कर्नल से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, कुछ मिला सम फंक्शन, तो ये भी तो एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की जनरल डेफिनेशन याद कीजिए, कोई फंक्शन है, आप उसे एक कर्नल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं, उसी प्रोसेस को आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आप दो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स की बात कर रहे हैं,
और इनमें से एक को हम कहेंगे फुरियर ट्रांसफॉर्म और दूसरों को कहेंगे इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, so I will pick up from this in the next lecture onwards. So with that I would like to conclude this discussion. So thank you everybody.